स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आदर्श विलयन क्या होते हैं और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, अर्थात आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बताऊंगा आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन है, वे विलयन है जो ताप तथा दाब के समस्त स्थितियों पर राउट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। इसमें राउट का नियम क्या है बेटे? राउट का नियम स्थिर ताप पर किसी भी विलयन में वाष्पशील घटक का आंशिक दाब विलयन में घुले हुए उसके मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर मान लो मैंने पहले भी बताया है कि एक विलयन बना हुआ है जिसका मूल अंश x1 है और दूसरा जो घटक है x2 है। तो इसमें जो वाष्पशील घटक है विलयन के अंदर, उसकी वाष्प होती है यहाँ पर बेटे उसकी वाष्प होती है, ये वाष्प है। इस वाष्प का जो आंशिक दाब है विलयन के ऊपर, आंशिक वाष्प दाब है, वो आंशिक वाष्प दाब इस विलयन में उपस्थित मूल अंश के समानुपाती होता है, उसे हम राउट लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर जो राउट लॉ है वो दिखाया है पहले घटक के लिए ये है, दूसरे घटक के लिए बेटे ये है। तो दो घटक हैं सॉल्यूशन के अंदर, पहला घटक ये हो गया और दूसरा घटक बेटे ये हो गया। और टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन के ऊपर हो गया PS बेटे, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये हो गया। तो हम कहते हैं कि आदर्श विलयन वे होते हैं जो प्रत्येक ताप दाब पर राउट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श नियम कहते हैं। अर्थात विलयन के ऊपर उपस्थित प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उसके मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तथा इस नियम को हम क्या कहते हैं? राउट लॉ कहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है बेटे, बता देता हूँ आपके, ध्यान से देखें, मुझे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। दूसरी कंडीशन, मान लो एक विलयन है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना, सभी जानते हैं कि दो कंपोनेंट है विलयन A देखिए दो कंपोनेंट हैं बेटे, एक कंपोनेंट आपका इसमें देखें कि ये जो बना है बेटे, एक तो वाष्पशील एक कंपोनेंट है इसमें और दूसरा वाष्पशील कंपोनेंट है इसमें B। अभी B कंपोनेंट में आप क्या देखेंगे कि एक जो कंपोनेंट है वाष्पशील A से मिलकर बना है और B किस से मिलकर बना है? B से मिलकर बना है। तो विलयन किससे मिलकर, तो विलयन कैसा हो गया? विलयन हो गया बेटा A और B हो गया विलयन। तो एक कंपोनेंट A से मिलकर बना है, दूसरा कंपोनेंट B से मिलकर बना है वाष्पशील, तो विलयन में कंपोनेंट हो गया AB। तो ये दोनों AB हो गए। तो इसमें क्या है आदर्श विलयन में कि जो हमने कंपोनेंट बनाए जिसमें A पार्टिकल और B पार्टिकल के बीच लगने वाला जो बल है वो AB जो विलयन में बना है AB, उनके बीच लगने वाले बल के बराबर होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो कंपोनेंट हमने विलयन में लिए हैं, जो घटक हमने विलयन में लिए, मानो AB, तो A के बीच लगने वाला बल, B के बीच लगने वाला बल
तथा ए बी के बीच लगने वाला जो विलयन बना है, ये विलयन बना है बेटा, ये विलयन बना है। इस विलयन के बीच लगने वाला जो बल है वो तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। मान लो ए प्लस बी, इनसे क्या बन गया, ए बी बना बेटा विलयन, ये विलयन बना सॉल्यूशन। अब इसके बीच लगने वाला बल, ए के बीच लगने वाला बल इक्वल टू बी के बीच लगने वाला बल और इक्वल टू बेटे करेक्ट ए और बी के बीच लगने वाला बल। ये तीनों बल आपस में कैसे होते हैं, इसमें बराबर होते हैं, उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन वो होते हैं जिनमें जो प्रत्येक ताप दाब पर राउट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन में जो कंपोनेंट हैं ए और बी के बीच लगने वाला बल इक्वल टू बी के बीच लगने वाला बल जो दूसरा कंपोनेंट है, और सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट होंगे ए बी के बीच लगने वाला बल। ये तीनों बल जब बराबर होते हैं तब हम उसको कहते हैं आदर्श विलयन। नेक्स्ट है बेटे आदर्श विलयन की बात करता हूँ मैं। यहीं जो राउट के नियम का प्रत्येक दाब कंडीशन में राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं हम अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे विलयन जो प्रत्येक ताप दाब पर राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या, अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए आप राउट का नेम क्या है, P1 इक्वल टू P0 है, ये है राउट का नेम। लेकिन ये देखिए ये जो वाष्प दाब है इसके बराबर नहीं हो रहा है, दूसरे कंपोनेंट का भी वाष्प दाब इसके बराबर नहीं होता है, टोटल वाष्प दाब भी इसके बराबर, देखो यह बराबर है लेकिन यहाँ पर बराबर है लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, इसलिए राउट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ऐसे विलयन को हम कहते हैं अनादर्श विलयन। क्यों नहीं करता है, इसका रीज़न क्या है बेटे, इसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो ये जो वाला P1 है या तो ये बड़ा होगा P1 नॉट x1 से, इधर P2 भी बड़ा हो सकता है P2 नॉट x2 से, ये भी इसमें बड़ा हो सकता है। पहली कंडीशन तो वाष्प दाब है वो बड़ा हो सकता है, या दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, तभी तो बराबर नहीं है, या छोटा हो सकता है बेटे इस कंडीशन से, या P2 ये भी छोटा हो सकता है बेटा इस कंडीशन से, ये भी छोटा हो सकता है इस कंडीशन से, और ये भी क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो ऐसे करके अनादर्श विलयन में दो कंडीशन बन रही हैं। अनादर्श विलयन उन्हें कहते हैं कि जो राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं, जिनमें आंशिक वाष्प दाब या तो P1 नॉट x1 से छोटा होगा या बड़ा होगा, या ये छोटा होगा बड़ा होगा, या ये वाला टोटल वाष्प दाब बड़ा होगा या छोटा होगा। ऐसे विलयन को हम अनादर्श विलयन कहेंगे। इसमें क्यों है ऐसी कंडीशन क्यों बनी कि वाष्प दाब छोटा है या बड़ा है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें ये A प्लस B दोनों से मिलकर बना है, तो इसके बीच में लगने वाला बल ए के बीच पार्टिकल के बीच लगने वाला बल तथा बी कणों के बीच लगने वाला बल, और बेटे अब ये जो सॉल्यूशन बना है ए बी से मिलकर के FAB के बीच लगने वाला बल, ये तीनों बल आपस में बराबर हैं, तो वो राउट के नियम का पालन करते हैं। जब ये बराबर नहीं हैं तो वो अनादर्श विलयन होते हैं।
ऐसा मैं बता देता हूँ। इसमें दो कंडीशन बनती हैं अनादर्श विलयन के लिए। देखो अनादर्श आदर्श के लिए तो मैंने बता दिया था। इसमें भी अनादर्श विलयन में ए प्लस बी इनसे मिलकर बना है, तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं कि ए के बीच लगने वाला बल या तो बड़ा होता है किससे, एफ ए के बीच लगने वाले बल और एफ बी के बीच लगने वाले बल से, या तो इससे बड़ा होता है या एफ ए बी के बीच लगने वाला बल इन दोनों से क्या होता है, छोटा होता है। जब ये लगने वाला बल, ये वाला ए बी के बीच लगने वाला बल एफ ए या एफ बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये जब बड़ा होगा तो ये बॉन्ड मजबूती से बन जाएगा, जिसमें वाष्प दाब क्या बनेगी, कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा बेटा, इसका कम हो जाएगा। और जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो क्या होगा, वाष्प दाब ये वाला वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया बेटे। तो ये आपस में क्या नहीं होगा बेटे, ये इसके इक्वल नहीं होगा। जब एफ ए बी फोर्स इन दोनों के फोर्स से बड़ा होगा तो वाष्प कम बनेगी। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा P1 नॉट से। इसीलिए क्या है कि राउट के नियम का पालन नहीं, तो क्या हुआ ये केस, ये वाला केस अनादर्श विलयन हुआ, नॉन आइडियल विलयन हुआ। दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ, जब एफ ए बी के बीच लगने वाला बल छोटा होता है एफ किससे, ए से और एफ बी से, इनसे छोटा होता है। जब ये छोटा होगा तो ये आसानी से, जब ए और बी यहाँ बना तो ए आसानी से, जब ये बल छोटा है तो ये आसानी से इस सरफेस को छोड़ देंगे, छोड़ करके वाष्प ज़्यादा बनेगी। और वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, इसमें अधिक होगा। और वाष्प दाब अधिक होने पर कंडीशन क्या बनेगी, P1 ग्रेटर देन P01। तो यहाँ से जो राउट लॉ है वो किधर डेविएट होगा, वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। ये जब कब होगा, जब एफ ए बी तथा ए बी विलयन के बीच लगने वाला बल उनके कंपोनेंट के बल से क्या होता है, अधिक होता है। उस केस में वाष्प दाब भी अधिक होता है, तब भी आपका राउट लॉ कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें दूसरा पॉइंट, आदर्श विलयन के अंदर दूसरा पॉइंट है, ये आदर्श विलयन के अंदर दोनों घटकों के आयतन का कुल आयतन बराबर होता है। अर्थात मैंने यहाँ पर क्या लिया, मान लो ये है एक कंपोनेंट ए ले लिया, इसमें एक कंपोनेंट मैंने इसमें बी ले लिया बेटे, और दोनों मिलकर सॉल्यूशन बन गया। मान लो 50 ml मैंने ये लिया इसमें और 50 ml ये लिया, तो दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए। तो ये बेटे मैंने क्या है कि आदर्श विलयन में क्या होता है, जब दो घटक ऐसे लेते हैं कि जिनको मिलाने पर उनका टोटल विलयन कितना होना चाहिए, कुल के इक्वल होना चाहिए। मान लो 50 ml ए लिया, 50 ml बी लिया, तो उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए क्यों नहीं होता है, मान लो V1 भी आपका 50 था और V2 भी कितना था, 50 था, तो इक्वल टू कितना हो गया दोनों का, P1 प्लस V2 हो गया मिश्रण का आयतन। तो इसके मिश्रण के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो अनादर्श विलयन है, ये वाला अनादर्श विलयन है, इसमें क्या है कि इसमें मिश्रण का जो मैंने मान लो 50 ml एक घटक लिया, इसकी अनादर्श विलयन में मान लो ये भी ए प्लस बी से बना है और आपका विलयन बन गया क्या, ए बी बना। इस केस में क्या है कि मान लो मैंने 50 ml ले लिया, ये भी 50 ml ले लिया, तो ये टोटल 50 ml नहीं बनेगा, ये टोटल क्या तो बनेगा 99 ml होगा, या 100 ml से अधिक हो जाएगा, या 1 से 1 बन जाएगा, 100 ml से अधिक हो जाएगा। तो ये जो है बेटे टोटल के इक्वल नहीं होगा मिश्रण का, इसलिए इसने क्या लगा रखा है, डेल बी चेंज इन द वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0।
या तो ये वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा 0 से, या ये वॉल्यूम डेल वी छोटा हो जाएगा 0 से। ये दोनों केस हैं बेटे इसमें कि जब हम अनादर्श विलयन की बात करते हैं तो टोटल वॉल्यूम या तो 0 से बड़ा हो जाएगा या 0 से छोटा हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ बात बताई, मान लो मैंने 50 ml ए लिया और 50 ml बी लिया और दोनों को मैंने मिला लिया, तो कितना होना चाहिए? 100 ml होना चाहिए। यदि 100 ml हो जाता तो क्या हो जाता है? ये आदर्श विलयन हो जाता। लेकिन यहाँ या तो ये 99 ml होगा या 1 से 1 ml होगा, या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 99 से कम भी हो सकता है। तो ऐसे करके वे है दूसरा पॉइंट है अनादर्श विलयन का, इनका जो वॉल्यूम है, कंडीशन है, ये वॉल्यूम हमेशा 0 के इक्वल, चेंज वॉल्यूम 0 के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट है बेटे इसमें तीसरा पॉइंट है आदर्श विलयन के लिए, विलय तथा विलायक को मिलाने पर कोई ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है। डेल एच नॉट 0, मतलब मिलाने से पहले तथा मिलाने के बाद यदि हम विलय और विलायक दोनों को मिला दें तो ऊष्मा जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनादर्श विलयन में, ये अनादर्श विलयन है, अनादर्श विलयन है बेटा ये। इसमें क्या है कि इसमें ये हीट या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। डेल एच जो है या तो 0 से बड़ा होगा यहाँ, या डेल एच 0 से क्या होगा बेटे? छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर जो हीट है वो हीट में कोई चेंज नहीं होगा। मिलाने से पहले भी उतनी हीट थी, मिलाने के बाद भी उतनी हीट थी। लेकिन अनादर्श विलयन में जब हम क्या कर देते हैं, दो विलय तथा विलायक को मिलाते हैं, या तो हीट क्या होती है बेटे? एब्जॉर्ब होती है, या हीट रिलीज होती है। ये दो कंडीशन है। नेक्स्ट है बेटे इसमें चौथा पॉइंट, आदर्श विलयन में शुद्ध घटकों के अणुओं के मध्य उतना ही आकर्षण बल होता है जितना विलयन के घटकों के बीच होता है। मैंने अभी तुम्हें बताया बेटे कि इसमें आदर्श विलयन में विलयन के कणों के बीच लगने वाला बल हमेशा इक्वल होता है। जो मैंने घटक इसमें मिलाए हैं, मान लो एफ ए के बीच लगने वाला बल इक्वल टू एफ बी के बीच लगने वाला बल, ये तीनों बल आदर्श विलयन में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये विलयन है, ये विलयन में मिलाए गए कण हैं जिनसे भी ये विलयन बना है। तो ये तीनों फोर्स आदर्श विलयन में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन अनादर्श विलयन में क्या कंडीशन होती है बेटे इनकी? आदर्श विलयन में इनके बीच लगने वाला जो बल है, या तो एफ ए बी विलयन के कणों के बीच लगने वाला बल, या तो ये बड़ा होगा एफ ए से और एफ बी से, या एफ ए बी कणों के बीच लगने वाला बल छोटा होगा किसके? एफ ए से और एफ बी से छोटा होगा बेटे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आदर्श विलयन में क्या है कि विलयन के बीच लगने वाले कण हमेशा इक्वल होते हैं उनके घटकों के बीच लगने वाले कण के बराबर। लेकिन अनादर्श विलयन में विलयन के कणों के बीच लगने वाला बल या तो बड़ा होगा या छोटा होगा उनके घटकों के बीच लगने वाले बल से। नेक्स्ट है बेटे उदाहरण। देखिए आदर्श विलयन के उदाहरण है, आइडियल सॉल्यूशन के उदाहरण, आइडियल सॉल्यूशन के उदाहरण है। आइडियल सॉल्यूशन है बेटा ये, और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। ये आदर्श अनादर्श विलयन के हैं, ये आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है हेक्सेन और हेप्टेन। हेक्सेन C6H14, हेप्टेन हेप्टेन का मतलब C7, 7 दूनी 14 2 16 C7H16। यदि हम हेक्सेन और हेप्टेन को मिला दें तो हमें आदर्श विलयन मिलेगा। मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल को हम मिला दें तो हमें मिलने वाला जो आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को मिला दें तब भी हमें क्या मिलेगा बेटे? आदर्श विलयन मिलेगा। इनका एक एक एग्जाम्पल आ जाता है लिखने के लिए। अब आता है अनादर्श विलयन। इथाइल एल्कोहल और बेंजीन को मिला दें
इथाइल एल्कोहल और बेंजीन को मिला लें तब भी हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। HNO3 और वाटर को मिला दें तब भी हमें क्या मिलेगा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। HCl और वाटर को मिला दें तब भी हमें क्या मिलेगा, नॉन आइडियल, और CO तथा क्लोरोफॉर्म को मिला दें तब भी हमें क्या मिलेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, अच्छी तरह से लर्न करने हैं, बहुत ही ज़रूरी है। यदि इनमें से एक दो एग्जाम्पल लिखने के लिए एक एक नंबर में आ जाता है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल लिखें। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। मैंने बताया कि आदर्श विलयन में क्या है कि ये राउट के नियम का प्रत्येक कंडीशन में पालन करते हैं, जिसमें डेल H 0 होती है तथा वॉल्यूम में डेल V, मिक्स वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। अनादर्श विलयन में दोबारा बता रहा हूँ, अनादर्श विलयन जो राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसमें डेल H जो हीट निकली है वो 0 के बराबर नहीं होती है, और वॉल्यूम में जो परिवर्तन है डेल V वो भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये है और इनके ये एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बेटे आदर्श विलयन के लिए ग्राफ। आदर्श विलयन के लिए ग्राफ, आदर्श विलयन क्या बेटा, राउट लॉ क्या है, राउट लॉ के लिए ग्राफ है। आदर्श विलयन या राउट लॉ एक ही ग्राफ होता है, पीछे मैं बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ से ग्राफ खींचा, देखो जो हमने बनाया था विलयन, दो कंपोनेंट से A और B से मिलकर बनाया था, A और B से मिलकर बनाया है। तो इसमें मूल एक्शन, मूल प्रभाज x1 है और क्या है बेटा x2 है। तो जब ये शुद्ध अवस्था में था तो इसका वेपर प्रेशर P01 था, जब ये शुद्ध अवस्था में तो इसका वेपर प्रेशर कितना था मिलाने से पहले, P02 था, और जब ये मिल गए तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, पहले घटक का P1 हो गया और दूसरे का कितना हो गया, P2 हो गया। आंशिक दाब, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो गया इनका, ये PS हो गया बेटा, ये वाला क्या हो गया, PS इक्वल टू P1 प्लस P2, ये कंडीशन हो गई, ये P। तो पहला घटक आपका ये है, A दिया है इन्होंने, जबकि ये A कर सकते हैं हम, x A की जगह x1 कर सकते हैं। तो पहला घटक यहाँ प्योर है, प्योर कंडीशन है पहला, जबकि यहाँ पर दूसरा जो घटक है 2 वाला या B वाला वो कितना है, 0 है। यहाँ पर हमने दूसरा घटक टोटल 1 है और दूसरा घटक क्या है, यहाँ 0। देखो यहाँ सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, x1 प्लस x2, मैं बता चुका हूँ दोनों का सम कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर भी दोनों का घटक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोनों का सम, इसको उसको जोड़ा तब भी 1 आया, इसको इसको जोड़ा, लेकिन इस पॉइंट पर पहला घटक 1 है, दूसरा घटक 0 है। ये पहला घटक, दूसरा घटक 0, तो ये पहला पूरा पूरा प्योर है। यहाँ पर दूसरा वाला घटक प्योर है, पहला 0 है। अब जब यहाँ पर पहले वाला घटक प्योर है तो इसका प्योर वेपर प्रेशर होगा, ये दिखाया है P01 होगा यहाँ पर प्योर। जब यहाँ पर दूसरा घटक प्योर है तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, प्योर फॉर्म होगी बेटे इसकी। अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं अब इसमें ग्राफ खींचा, इधर मैंने ये ले लिया प्योर पहले कंपोनेंट का, इसका प्योर दूसरे कंपोनेंट का प्योर ले लिया मैंने वेपर प्रेशर। जैसे जैसे मैं इधर चलता हूँ, ऐसे करके चलता हूँ, तो पहला घटक घटता चला जाता है और दूसरा घटक बढ़ता चला जाता है। तो ये वाला कंडीशन बढ़ते, तो पहला घटक क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा, और देखो दूसरा घटक बढ़ता चला जा रहा है। तो ये दूसरे घटक का क्या है, P2 है, आंशिक वाष्प दाब है बेटे। फिर यहाँ से जब मैं ऐसे आता हूँ ऐसे करके, तो यहाँ से पहला घटक बढ़ता चला जाता है, दूसरा घटक घटता चला जाता है, तो बेटे ये आ जाती है, दूसरा घटक ये आ गया, तो ये हो गया आपका P2। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये आ गया टोटल वाष्प दाब, क्या आ गया, विलयन के ऊपर टोटल वाष्प दाब, अर्थात आदर्श विलयन के लिए है, या आप ये कह सकते हैं ये राउट लॉ भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो राउट लॉ का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटे
नेक्स्ट है अनादर्श विलयन कितने, अब अनादर्श विलयन के प्रकार भी हैं। अभी मैंने आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में डिफरेंस बताया। अब बताऊंगा अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया है आपको पहले कि इसमें क्या होता है अनादर्श विलयन में, या तो पी नॉट पी ग्रेटर देन होता है किससे, पी नॉट 1x और P2 P नॉट 2x, ये कंडीशन होती है। या दूसरी कंडीशन क्या होती है, मैंने पीछे बताया है, या दूसरी कंडीशन होती है बेटे इसमें, या ये कम होता है, ये हमेशा या कम होता है वास्ता इस कंडीशन से। इसलिए क्या है अनादर्श विलयन जो राउट लॉ था बराबर, इसके बराबर था राउट लॉ, उससे क्या हो जाता है, ये विचलित हो जाता है। तो दो कंडीशन होती हैं, या तो जो वांशिक वासुदाव है वो बड़ा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो इस बेस पर ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं बेटे। नंबर एक धनात्मक डेविएशन, धनात्मक विचलन, जो राउट लॉ से धनात्मक विचलन होता है, और या दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन कब दिखाएगा, धनात्मक जब दिखाएगा जब वासुदाब बढ़ जाएगा। वासुदाब कब बढ़ेगा, किस केस में बढ़ेगा, इस केस में बढ़ेगा बेटा। वासुदाब देखो इस केस में बढ़ रहा है, अभी मैंने बताया है पीछे क्यों बढ़ता है। वासुदाब बढ़ जाएगा P02, ये वासुदाब इस केस में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा वासुदाब, क्योंकि जो लगने वाला फोर्स है FAB के बीच वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा FA से, जो मैंने घटक मिलाए और FB से मिल जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो आसानी से वाष्प ज़्यादा बनेगी, जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के वो उसको छोड़ देंगे, वाष्प ज़्यादा बन जाएगी। वाष्प ज़्यादा बन जाएगी तो जब वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, राउट लॉ से धनात्मक विचलन में जाएगा। राउट लॉ से क्या जाएगा, ये धनात्मक विचलन में जाएगा। दूसरा केस है बेटे इसमें ऋणात्मक विचलन। क्या है, ऋणात्मक विचलन कब जाएगा बेटा, ये जब P1 लेस हो जाएगा, वासुदाब कम हो जाएगा P1 नॉट x1 से, या P2 कम हो जाएगा P2 नॉट x2 से। जब ये कम हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है कि इसमें जो फोर्स होता है AB के बीच लगने वाला वो अधिक हो जाता है FA से और FB से, जो मैंने घटक मिलाए। अर्थात AB के बीच AA तथा BB के बीच लगने वाले बल से सॉल्यूशन में AB के बीच लगने वाला बल ज़्यादा हो जाता है। जब बल ज़्यादा हो जाता है तो वाष्प क्या होगी, वाष्प बेटे कम बनेगी। ये वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये किस में चला जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में चला जाएगा, नेगेटिव विचलन में चला जाएगा। तो इस बेस पे आपके अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं, एक वो जो ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। अब है बेटे धनात्मक विचलन, ये राउट के नेम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। धनात्मक अभी बताया मैंने, धनात्मक विचलन कब दिखाएंगे, जब ये बड़ा हो जाएगा P01 x1 और P02 ग्रेटर देन x2 P01। ये धनात्मक विचलन इस केस में दिखाएंगे जब वासुदाब बढ़ जाएगी। जब वासुदाब क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उनके बीच लगने वाला AB के बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा मुकाबले AB के मुकाबले। ये ऋणात्मक विचलन कब दिखाएंगे, राउट लॉ से। ये ऋणात्मक विचलन कब दिखाएंगे, राउट लॉ से। ये जब दिखाएंगे ऋणात्मक विचलन बेटे राउट लॉ से, जब P1 कम हो जाएगा P01 और x1 से, P2 लेस देन P02
x2 से कम हो जाएगा, अर्थात जो बल है FAB वो अधिक हो जाएगा AA के मुकाबले से और BB के मुकाबले से। जब बल अधिक हो जाएगा तो वाष्प क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसीलिए क्या दिखाते हैं, ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। देखो ये आ गया, तो देखो ये धनात्मक विचलन था, मैंने बताया पीछे ये क्या है, ऋणात्मक विचलन है। ये धनात्मक विचलन कब दिखाते हैं कि जब ये वाष्प बढ़ जाता है, देखो ये बढ़ा हुआ है, ये टोटल वाष्प भी बढ़ा हुआ है। और ऋणात्मक कब दिखाते हैं, जब ये वाष्प क्या होता है, कम होता है। दूसरा है बेटे, इनमें जो आयतन है, राउट लॉ में तो क्या था, ये 0 था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आयतन है बेटे, आयतन बढ़ जाता है। आयतन क्या है, बढ़ जाता है। मान लो मैंने 50 ml ए लिया और 50 ml बी लिया, तो ये 50-100 होना चाहिए, लेकिन कितना हो गया, 101 हो गया, बढ़ जाता है इनमें, तो इसलिए धनात्मक शो कर रहा है ये वाला। इसमें क्या है, ऋणात्मक में आयतन घट जाता है। मान लो 50 ml ये लिया और 50 ml ये लिया, तो ये हो गया आपका, मान लो 98 ml, होना चाहिए कितना, 100 ml, इसीलिए इसका ऋणात्मक में इनका आयतन घट जाता है। नेक्स्ट है धनात्मक में क्या है बेटे, ये ऋणात्मक है। धनात्मक में क्या है कि इनकी जो है, धनात्मक में ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और ये ऋणात्मक में क्या है, ये हीट निकालते हैं, रिलीज करते हैं। ये हीट को क्या करते हैं बेटे, रिलीज करते हैं, निकालते हैं। ये एक्सोथर्मिक हैं, ये क्या है बेटे, एंडोथर्मिक हैं, अर्थात ये ऊष्मा शोषी हैं, ये ऊष्मा क्षेपी हैं। अब इनके एग्जाम्पल हैं बेटे, देखिए इसका एग्जाम्पल है, रसवाले का एग्जाम्पल है धनात्मक विचलन का, एल्कोहल और वाटर याद कर लेना आप, और विलयन में घटकों के मध्य आकर्षण बल तुलना में, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है बेटे इनके ग्राफ, इनका ग्राफ ये धनात्मक के लिए है, धनात्मक विचलन के लिए है, अनादर्श विचलन के। देखिए ये मैंने आपको पीछे राउट लॉ बताया था, ये वाला, ये क्या है, राउट लॉ है। ये राउट लॉ जो सीधी लाइन गई है, जब वाष्प दाब बढ़ जाता है, जब मैंने बताया कि P1 ग्रेटर देन P0 1 और X1 जब बढ़ जाता है, तो देखिए ये टोटल बढ़ गया, ये था ना, इसका सीधी लाइन थी। अब ये कितना हो गया बेटा, बढ़ गया, क्योंकि इनका जो फोर्स था ए बी के बीच लगने वाला वो कम हो गया, जिससे वाष्प दाब बढ़ गया। तो ये देखिए बढ़ गया, विचलित हो गया धनात्मक की तरफ, धनात्मक की तरफ विचलित हो रहा है बेटे। यदि ये राउट होता तो ये सीधी लाइन है आती, ये वाली। अब ये इससे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए राउट लॉ से क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है, धनात्मक विचलन होता है। अब है इसका ऋणात्मक विचलन बेटे, यहाँ पर क्या है, वाष्प दाब घट गया है, P0 1 और X1, P0 P2 लेस देन P0 2 और X2। देखो ये घट रहा है। राउट लॉ क्या है बेटे, राउट लॉ ये है जो लाइन आ रही है सीधी, मैंने पीछे बताया ये सीधी लाइन है। अब क्या है कि घट गया है बेटे, तो ये नीचे की तरफ चला गया, वाष्प दाब कम हो गया, ये वाला ये चला गया टोटल वाष्प दाब, इसलिए नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव विचलन है राउट लॉ से, अनादर्श विचलन। नेक्स्ट है बेटे इसमें स्तर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इंग्लिश में जो बोलते हैं स्तर क्वाथी मिश्रण को हम एजोट्रॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजोट्रॉपी बोलते हैं। तो एजोट्रॉपी हम किसे कहते हैं, एजोट्रॉपी का मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण,
ऐसा मिश्रण, ऐसा दो द्रवों का मिश्रण, देखो इसमें एक शर्त है कि इसमें बनने वाला जो विलयन होना चाहिए वो दोनों ए और बी जिनसे ये मिलकर बना है, ये दोनों ही द्रव होने चाहिए और वाष्पशील होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वाष्पशील होने चाहिए, ये शर्त है। तो ऐसे मिश्रण, ऐसे द्वंगी का मतलब है यहाँ दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, और दोनों कंपोनेंट कैसे होने चाहिए? वाष्पशील होने चाहिए, द्रव अवस्था में होने चाहिए। तो ऐसे मिश्रण, ऐसे द्वंगी मिश्रण जिनकी द्रव, ये द्रव है और इसके ऊपर क्या है? इसकी वाष्प है। दोनों अवस्था में रासायनिक संगठन कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जितना इनकी कंपोजिशन यहाँ है विलयन के अंदर, उतनी ही कंपोजिशन का होनी चाहिए इनकी वाष्प अवस्था में होनी चाहिए। तो ऐसे द्वंगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जो दो वाष्पशील द्रवों से मिलकर बने हो, जिनकी संगठन विलयन अवस्था तथा वाष्प अवस्था दोनों में कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। अब मान लिया मैंने एल्कोहल 95 एल्कोहल ले लिया और 5% इसमें मैंने पानी मिला दिया, तो ये दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होंगे। ये नहीं कि पानी 100 डिग्री पर हो और एल्कोहल किस पे हो, एल्कोहल अलग 37 या 35 डिग्री पर हो, ऐसा नहीं है। तो हम स्थिर क्वाथी मिश्रण उन्हें कहते हैं कि जिनकी संगठन द्रवावस्था तथा वाष्प अवस्था दोनों में समान हो और दोनों ही जो कंपोनेंट मिलाएं वो अलग अलग ताप पर बॉयल ना हो बल्कि एक ही ताप पर बॉयल हों, उन्हें कहते हैं हम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अर्थात मैंने एग्जाम्पल लिया 95 एल्कोहल परसेंट ले लिया और 5% इसमें मैंने पानी ले लिया। तो ये नहीं है कि 5% पानी 100 डिग्री का है तो 100 डिग्री पे उबलेगा, नहीं, दोनों ही एक ही डिग्री पर उबलेंगे। इसलिए इनको स्थिर क्वाथी, स्थिर का मतलब एक ही क्वथनांक पर, एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। तो इसकी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि दोनों जो मिलाया है कि दोनों ही कैसे हों? द्रव होने चाहिए, दोनों ही वाष्पशील होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि इसकी विलयन तथा वाष्प में दोनों की जो कंपोजिशन है, दोनों का जो संगठन है वो कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। तभी वो निश्चित ताप पर, दूसरा है वो निश्चित ताप पर बॉयल होंगे, एक ही ताप पर बॉयल होंगे वो कंपोनेंट, उनको कहते हैं हम स्थिर क्वाथी मिश्रण और एजियोट्रॉपी। एग्जाम्पल है। अच्छा, दूसरा क्या है? इनको हम किसी भी डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम अलग नहीं कर सकते। आप ये चाहें कि इसको मैं बॉयल करके पहले एल्कोहल अलग हो जाए फिर वाटर अलग, नहीं, ये जो मिश्रण है ये आपस में क्या नहीं होते? अलग नहीं होते। तो पहली कंडीशन मैंने बताई इसकी स्थिर क्वाथी मिश्रण की कि दोनों हो लिक्विड होने चाहिए कंपोनेंट, और जो इसमें वाष्पशील होने चाहिए दोनों, और फिर दोनों की कंपोजिशन वाष्प अवस्था में और विलयन अवस्था में सेम होनी चाहिए। दोनों एक ही ताप पर बॉयल होने चाहिए मिलने के बाद, तथा इनको हम आसवन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। ये इनकी कंडीशन है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया 95 एल्कोहल 5% जल मिलाकर, ये दोनों 351 केल्विन पर बॉयल होते हैं। ये नहीं कि एल्कोहल अलग टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है और आपका पानी अलग टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है। ये भी बेटे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो न्यूनतम क्वाथी जो निम्न ताप पर उबलते हैं, एक वो जो उच्च ताप पर उबलते हैं। निम्न ताप वाले कौन से? अब मान लो मैं ये कहूँ कि भाई एल्कोहल को मिला दिया और पानी तो बॉयल 100 डिग्री पर हो रहा है, एल्कोहल कम डिग्री पर हो जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या है बेटा? निम्न क्वाथी हो गए, 100 डिग्री पर नहीं। अब निम्न क्वाथी क्यों होंगे बेटे? निम्न क्वाथी वो होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, धनात्मक राउट लॉ दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? धनात्मक राउट लॉ दिखाएंगे। P1 ग्रेटर देन P0
x1। जो धनात्मक डेविएशन दिखाएंगे वो कम ताप पर बॉयल होंगे, और जो ऋणात्मक डेविएशन दिखाएंगे अर्थात P1 लेस देन P01 और x1, जो ऋणात्मक डेविएशन दिखाएंगे वो अधिक ताप पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेपर बनेगी वो का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं कि वह ताप, किसी लिक्विड का वह ताप जिस पर उस लिक्विड का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, तब लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉयल। तो जितनी ज़्यादा वाष्प दाब होगा वो लिक्विड उतनी ही कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा। अर्थात जो धनात्मक डेविएशन वाले हैं, धनात्मक विचलन दिखाते हैं राउट लॉ से, वो कम ताप पर उबलते हैं। तो ऐसे मिश्रण, तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है, मैंने पीछे बताया इस त्रिकोणाती 95% एल्कोहल ली और 5% मैंने क्या लिया, पानी लिया। तो ये दोनों ही कितने ताप पर उबलते हैं, 351 पर उबलते हैं। जिसमें देखिए 100 डिग्री किसका है, पानी का है। 100 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 373 हो गया। 373 से कम पर ही उबल रहा है, देखिए न्यूनतम है, क्योंकि इनमें क्या है कि वाष्प दाब बढ़ जाता है, पॉजिटिव डेविएशन ये शो करते हैं। देखिए शुद्ध एल्कोहल कितने पर है, का क्वथनांक 351 पर है, और पानी कितने का होता है शुद्ध का, जब इतने पर। जब दोनों देखिए, यदि अलग उबालते हैं हम एल्कोहल को तो ये 351 पर उबलता है, और जब हम पानी को उबालते हैं तो 373 पर, और हम दोनों को मिला देते हैं तो कितने पर उबलता है, ये 351 पर उबलता है। कितने पर उबलता है, तो ये न्यूनतम पर उबलता है, उस 373 पर ना उबल के न्यूनतम में उबलेगा। क्यों उबलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है, इनमें वाष्प दाब बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बेटा इसका अधिकतम क्वथनांक वाले मिश्रण, एजिट्रोपी, स्थिर क्वथनांक। इसमें क्या है, देखो 68% इन्होंने क्या ले लिया, HNO3 ले लिया, और 32% इन्होंने पानी मिला दिया। अब यह देखें क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। ये मिश्रण क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन क्यों दिखाएगा, इसमें जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा इस केस में, तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा ये। तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा तो वाष्प दाब कम हो गया, जब वाष्प दाब कम होगा तो उसका बॉइलिंग क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए क्या है, अधिकतम क्वथनांक एजिट्रोपी हम इनको कहते हैं, अधिकतम क्वथनांक इस त्रिकोणाती मिश्रण को कहते हैं। अब ये देखें कि शुद्ध HNO3 359 केल्विन पर उबलता है तथा पानी 373 पर उबलता है, तो ये पूरा ही मिश्रण कितने पर उबलेगा, अधिकतम ताप पर उबलेगा, 393 वाले टेम्परेचर पर ये उबलेगा, अधिकतम ताप पर उबलेगा। तो ऐसे करके मैंने बताया एजिट्रोपी मिश्रण होते हैं, अर्थात स्थिर क्वथनांकी वो मिश्रण होते हैं जो एक ही ताप पर उबलते हैं, उनको डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा अलग नहीं किया जा सकता दोनों कंपोनेंट को, और उनकी जो कंपोजिशन है वाष्प अवस्था तथा विलयन अवस्था दोनों में समान होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अधिकतम क्वथनांक जो अधिक क्वथनांक को उबलते हैं, निम्न क्वथनांक जो निम्न क्वथनांक को उबलते हैं। इनका डिस्कशन मैंने दे दिया आपको। थैंक यू।